एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री जो थर्मोडायनेमिक्स है आपका, उसी से एंट्रोपी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं। जो आपका आज का टॉपिक है वो है आदर्श गैसों के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन। कि भाई आदर्श गैसें जो होती हैं उनका जब प्रसार किया जाता है या फिर वो किन किन चीज़ों पर, किन किन वेरिएबल्स पर आपकी आदर्श गैस है वो डिपेंड करती हैं, उनकी एंट्रोपी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं, हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, आदर्श गैस में एंट्रोपी परिवर्तन की जब बात की जाती है तो देखो आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन माना कि तीन परिवर्तियों पर निर्भर करता है, जो कि कौन कौन से हैं हमारे पास। एक तो प्रेशर हो गया, दूसरा ध्यान रखना, देखना कौन कौन से पे डिपेंड कर रही है ये हमारे पास, ये डिपेंड कर रही है आप लोगों के पास तीन चीज़ों पर ये डिपेंड कर रही है। एक तो हो गया आपके पास प्रेशर, दूसरा हो गया आपके पास वॉल्यूम, उसके बाद तीसरा हो गया आपके पास तापमान पर निर्भर ये कर रही है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो एक वक्त में ये किन्हीं भी इन तीनों में से किन्हीं दो पर निर्भर करेगी। जो पहला है आपका आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तापमान पर तथा दाब पर निर्भरता। ताप तथा दाब पर निर्भरता हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो देखो किसी भी आदर्श गैस के लिए जब आप एंट्रोपी की गणना करते हो तो हम फॉर्मूला लेते हैं, ds जो है आपके पास बराबर हो जाता है dq ReV बाई TK आपको बराबर मिल जाएगा, है ना। dq बाई ReV के आपको बराबर मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से कि भाई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या कहता है, dq बराबर dE प्लस PdV के आपको बराबर मिल जाएगा। जो इक्वेशन मुझे यहाँ मैंने दे रखी है, dq ReV बराबर dE प्लस PdV के आपको बराबर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग मिल जाता है ना। उसके बाद आप ये भी जानते हो कि भाई है ना, देखो हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो क्या होता है, आपको अगर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी की बात की जाए, आदर्श गैस के लिए जो बात की जा रही है, हम पढ़ रहे हैं टेम्परेचर पर और दूसरा है आपके पास वॉल्यूम पर। हम किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी, आदर्श गैस के बारे में बात चल रही है, आइडियल गैस के बारे में बात चल रही है, उनके ऊपर डिपेंडेंस की बात करें कि एंट्रोपी कैसे डिपेंड करती है ना। तो हमारी जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, डेल एस बराबर क्यू, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं आदर्श गैसेस में, तो बट्टा TK आपको बराबर हमारी एंट्रोपी मिल जाती है ना। ये मिल जाने के बाद हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं। फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि भाई dQ रिवर्सिबल जो होगा वो आपको बराबर मिल जाएगा डेल E प्लस PdV के आपको बराबर मिल जाएगा, या W लिख दूँ, इसके बराबर मुझे मिल जाएगा। अब देखो हम एक और चीज़ जानते हैं, हीट कैपेसिटी आप लोगों ने पढ़ी है। हीट कैपेसिटी से आप क्या जानते हो कि C जो हमारे पास dE होता है, मतलब CV जो होता है वो डेल E बाय डेल T V के बराबर आपको मिल जाता है ना। तो मैं dE लिख सकती हूँ, dE जो होगा वो हमारे पास CV dt के बराबर मुझे मिल जाएगा। तो मैं इस मान को यहाँ से उठा के यहाँ रख सकती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dQ ReV जो है वो मुझे बराबर मिल जाएगा CV dt प्लस PdV के बराबर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, है ना। उसके बाद देखो क्या होता है, हम आदर्श गैस समीकरण क्या है हम जानते हैं। आदर्श गैस समीकरण हमें ये कहती है कि PV बराबर होता है हमारे पास RT के बराबर आप लोगों को मिल जाता है। तो मैं यहाँ से P का मान निकाल सकती हूँ, तो P बराबर मुझे मिल जाएगा किसके, RT बाय V के बराबर मुझे P मिल जाएगा। RT बाय V के बराबर मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, dQ ReV जो है वो मुझे मिल जाएगा CV dt प्लस RT बाय V, या फिर dV है तो ये V यहाँ से यहाँ के बराबर मुझे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद देखो क्या होगा, इस T को उठा के मैं यहाँ से यहाँ नीचे लेके जा सकती हूँ, इसको मैं उठा के यहाँ से यहाँ नीचे लेके जा सकती हूँ। तो यहाँ से लेके नीचे ले जाने पर क्या होगा, देखो एक सेकंड रुकना, ये ले जाने पर मुझे क्या इक्वेशन मिल जाएगी, देखो क्या मिलने वाला है मुझे, dQ ReV बट्टा T बराबर कुछ नहीं किया, आदर्श गैस से P का मान निकाला है समीकरण से, इसको मान को उठा के यहाँ रख दिया है और V यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। T को उठा के फिर मैं यहाँ लेके जा रही हूँ, T यहाँ चला जाएगा, बराबर हो जाएगा CV dt प्लस RdV बाय V के बराबर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो हम जानते हैं कि एंट्रोपी जो होती है वो मेरे पास Q ReV बाय T के बराबर हो जाती है। इसका मतलब ये वाला जो मान है मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, एंट्रोपी के बराबर मुझे मिल जाएगा। तो ये वाला जो मान है वो मुझे किसके बराबर मिलने वाला है, एंट्रोपी के बराबर मिलने वाला है। डेल एस
के बराबर मुझे ये फाइनल इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, है ना। अब क्या करेंगे हम, देखो ये हमारे लिए हम क्या कर देंगे, अब इस चीज़ को इंटीग्रेट कर देंगे कि भाई देखो पहले जो अवस्था थी वो कुछ और थी, नई अवस्था कुछ और आएगी। तो माना कि पहले तापमान था T1, बाद में तापमान हो गया T2, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दूसरा, अगर आयतन था पहले V1, बाद में आयतन हो गया V2, तो उनको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी। देखो आगे क्या कर रहे हैं हम, देखो जब आपने इंटीग्रेट कर दिया है इस चीज़ को, देखो आपने इंटीग्रेट कर दिया T1 से लेके T2 के बीच में आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया, और क्या किया है V1 से लेके, मतलब क्योंकि पहली अवस्था और बाद की अवस्था मतलब पहली जो स्टेट थी उनके बीच में इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पे आपको ये मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन जो रहता है उसका इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलेगा ln T2 मतलब बाद की अवस्था बट्टा T1 आपको मिल जाएगा, और इसके लिए आपको मिल जाएगा ln V2 बटा बाद की अवस्था V1 आपको मिल जाएगी, है ना। ये आपको इक्वेशन मिल गई है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई देखो ध्यान रखना, ln जो x होता है, ln जो x होता है वो आपके पास किसके बराबर हो जाता है, 2.303, ठीक है, log बेस ई x के बराबर आपको मिल जाता है ना। ये इक्वेशन आपको मिल जाती है। तो वही चीज़ें हम की है, अभी हमें ln के फॉर्म में मान लिखे हुए हैं, तो हम ln के फॉर्म को log की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये वाला मान लगा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो यही है, यहाँ पे आपका ln था, ln की जगह हटा के आप क्या कर दोगे 2.303, ठीक है, log x ये रहा, ये T2/T1 आपका x था, तो T2/T1 सेम चीज़ आपने इसके साथ की है, r लिख दिया 2.303 r log वो x हो गया, V2/V1 आपको x करके ये मिल गया आपको मान, है ना। इसके बाद क्या होता है, देखो अगर आप किसी n मोल गैस के बारे में बात कर रहे हो तो क्या करना है, यहाँ पे हम n1 लगा दो, तो भले यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों के लिए आगे n लगा दो, तो दोनों इक्वेशन यहाँ n लगा देंगे हम, तो n मोल गैस के लिए हमें मिल जाएगा मान। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया कि जो एंट्रोपी जो होती है वो किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो ताप पर निर्भर कर रही है, देखो अंतिम तथा प्रारंभिक अवस्था के अंतिम अवस्था का ताप और बाद की अवस्था का ताप तथा अंतिम अवस्था का आयतन तथा प्रारंभिक अवस्था का आयतन ताप तथा आयतन पर निर्भर कर रही है, ये ताप पर तथा दूसरा हो गया आपके पास आयतन पर निर्भर कर रही है। तो ये आपको क्या मिल गया है, एंट्रोपी किस पर डिपेंड कर रही है, कैसे डिपेंड कर रही है, ये चीज़ें आपको मिल चुकी है। ये किन के बारे में बात की थी, देखो ये मैंने बात की थी एंट्रोपी की डिपेंडेंस बताई थी ताप और दाब पर, है ना। उसके बाद हम दूसरी चीज़ का सॉल्व कर रहे हैं। देखो दूसरी चीज़ हम ये सॉल्व कर रहे हैं कि भाई तापमान अभी तो हमने पढ़ा T और V पर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये T और P पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो देखो अगर मैं एक मोल के बारे में बात कर रही हूँ, आदर्श गैस के बारे में बात चल रही है, तो क्या होगा, एक सेकेंड रुकिएगा। देखो अब ये तो मैंने कर दिया था T और V पर, तो आपको पता लग गया आपको क्या मिल रहा है ना, T और V पर मिल गया आपको क्या मिलना चाहिए था जो भी। उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं ये T और P पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर किस प्रकार से निर्भर कर रही है ना। देखो आप जानते हो कि हम आदर्श गैस समीकरण हमारे पास क्या होती है, आदर्श गैस समीकरण हमें कहती है PV बराबर RT के बराबर होती है। अगर मैं एक मोल की बात करती हूँ nRT होती है, और एक मोल की बात की है तो यहाँ एक हो जाएगा, तो PV बराबर RT के बराबर आपको मिल जाती है ना, PV बराबर RT के बराबर आपको मिल जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ प्रारंभिक, मतलब प्रारंभिक स्टेट में क्या रहेगा हमारे पास, तो रहेगा भाई P1 V1 R T1 के बराबर मिल जाएगा। प्रारंभिक अवस्था तो हमें ये मिल जाएगी, स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट जो है वो मुझे ये मिल जाएगी, इनिशियल स्टेट जो है वो मुझे ये मिल जाएगी, प्रारंभिक अवस्था P1 V1 बराबर RT के बराबर मिल जाएगी, और जो अंतिम अवस्था है वो मुझे मिल जाएगी P2 V2 बराबर R T2 के बराबर मिल जाएगी। ये कौन सी मिल गई मुझे, ये फाइनल स्टेट मिल गई, फाइनल स्टेट मिल गई। अब क्या कर सकती हूँ मैं, इन दोनों से मैं मान निकाल सकती हूँ कुछ, जैसे कि मुझे निकालना है इन दोनों के इक्वेशंस को मैं कंपेयर कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, मुझे R बराबर मिल जाएगा, किसके बराबर मिल जाएगा, P1 V1 बाय T1 के बराबर मिल जाएगा R, है ना। और यहाँ से कितना मिल जाएगा मुझे R, यहाँ से R मुझे मिल जाएगा P2 V2 बाय T2 के बराबर मुझे मिल जाएगा, है ना। इन दोनों को क्या कर सकती हूँ मैं, बराबर रख सकती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो P1 V1 बाय T1 बराबर मुझे मिल जाएगा किसके, P2 V2 बाय T2 के मुझे बराबर मिल जाएगा। अगर मैं इस V1 को उठा के यहाँ से यहाँ ले जाऊँ, है ना,
और इस T2 को उठा के यहाँ से यहाँ ले आऊँ और इस P2 को उठा के यहाँ से यहाँ ले आऊँ, तो मुझे क्या मिलेगा, P1 T2 बट्टा T1 मुझे मिल जाएगा, और P1 यहाँ P2 भी यहाँ मिल जाएगा, बराबर मिल जाएगा V2 बाय V1 के बराबर मुझे मिल जाएगा, है ना। ये चीज़ मुझे मिल जाएगी किन के लिए, जब मैंने आदर्श गैस के बारे में बात की है, ताप और दाब पर निर्भरता के लिए। तो PV बराबर से मुझे पहली स्टेट के लिए P1 V1 बराबर RT1 मिल जाएगा, बाद की अवस्था के लिए P2 V2 बराबर RT2 मिल जाएगा। उसके बाद ना इन दोनों का R का मान मिल जाएगा, दोनों मानों को मैं बराबर रख सकती हूँ, तो V2 बाय V1 के मान मुझे मिल जाएंगे, और P1 T2 बाय T1 P1 P2 मुझे मिल जाएंगे। अब क्या करना है, देखो अब मैं आप लोगों को एंट्रोपी का मान में निकाल चुकी हूँ। किस अवस्था में निकाल चुकी हूँ, एंट्रोपी जब टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रही थी, तब मैंने एंट्रोपी का मान निकाला था। क्या मान निकला था, देखो क्या मान निकला था, डेल एस बराबर मुझे मिल जाएगा, एक सेकंड रुकना, ये रहा एंड इक्वेशन जो है आप लोगों की, देखो ये रहा, ये इक्वेशन मिली थी आप लोगों को, तो इस पर निर्भर मिल जाएगा, है ना। तो देखो क्या करना है, ये मिला है आपको CV ln T2 बाय T1, ठीक है। उसके बाद आपको मिल गया था प्लस R ln बटा में मिला था V2 बाय V1 आपको मिल गया था, V2 बाय V1 आपको मिल गया था, है ना। अब इस V2 बाय V1 ये आपको किससे मिली थी ये इक्वेशन, P और V का जब फलन माना था मैंने एंट्रोपी को, तब। अब मैं यहाँ पर V2 बाय V1 की जगह मैं ये वाला मान लिख सकती हूँ, इस वाले मान को मैं इसमें यहाँ लिख सकती हूँ, तो मैं लिख दूंगी, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, डेल S बराबर मुझे मिल जाएगा CV ln T2 बाय T1 के बराबर मिल जाएगा, प्लस R ln P1 T2 बाय P2 T1 के बराबर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ लॉग के नियम हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। देखो ध्यान रखना, अगर आपको दे रखा है लॉग या फिर ln x प्लस वाई, अगर आपको दे रखा है ln x प्लस वाई, अगर आपको x इंटू वाई अगर आपको दे रखा है, तो आप क्या करोगे, ln x इंटू वाई का मतलब क्या होता है, ln x प्लस ln y, ये होता है मतलब, समझे आप लोग। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई P1 बाय P2 की जो टर्म है ये हो गई मेरे पास x, और ये वाली जो टर्म है ये मेरे पास हो गई y, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ln प्लस x प्लस ln y में लिख सकती हूँ। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी, डेल s मुझे बराबर मिल जाएगा CV ln T2 बाय T1 मुझे मिल जाएगा, ठीक है, प्लस R ln P1 बाय P2 मुझे मिल जाएगा, प्लस मुझे मिल जाएगा ये जोड़ करते हुए, है ना। तो ये जोड़ने पे मुझे क्या मिलेगा, देखो प्लस R ln T2 बाय T1 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे फाइनली मिल जाएगी। अब देखो आगे क्या करना है, देखो ये रहा, ये रही हमारी इक्वेशन, ये रहा, इन मानों को मैंने क्या कर दिया, देखो इन मानों को मैंने यहाँ रख दिया, ये रहा ln P2 V2 करके ये लिख दिया, और मुझे इसको सॉल्व करने पर R ln P2 बाय P1 बाय P2 प्लस R ln T2 बाय T1 मुझे मिल गया। अब क्या करना है, देखो अब आप लोग जानते हो कि भाई ये CV आपको दे रखा है, ये CV आपको दे रखा है, और आप जानते हो कि भाई CP माइनस CV बराबर होता है आपके R के बराबर हो जाता है ना। तो मैं CV का मान लिख सकती हूँ, CV बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, CP माइनस R के बराबर हो जाएगा, CP माइनस R के बराबर हो जाएगा। इस मान को उठा के मैं यहाँ रख देती हूँ, इस जगह मैं क्या मान रख देती हूँ, CV बराबर CP माइनस R का मान मैं यहाँ पे उठा के इसको रख देती हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, डेल S बराबर हो जाएगा CP माइनस R ln T2 बाय T1 के बराबर हो जाएगा, प्लस R ln P1 बाय P2 के बराबर हो जाएगा, प्लस R ln T2 बाय T1 के बराबर हो जाएगा, है ना। इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखना, CP ln
T2 बाय T1 मिल जाएगा, माइनस आर एल एन T2 बाय T1 मिल जाएगा, प्लस आर एल एन P1 बाय P2 जो चलता आ रहा है, प्लस आर एल एन T2 बाय T1। ठीक है, इस माइनस वाले से ये वाला कट जाएगा। तो मुझे फाइनल कंक्लूजन क्या मिल गया? फाइनल कंक्लूजन मुझे ये मिल गया कि देखो क्या मिला है मुझे, डेल एस मुझे बराबर मिल चुका है, डेल एस मुझे बराबर मिल गया है सी पी एल एन T2 बाई T1 के। ठीक है, ये तो कट गया, प्लस आर एल एन P1 बाय P2 के बराबर मुझे मिल चुका है ना। देखो क्या मिल गया, कंक्लूजन देख लो एक बार, ये रहा, यही चीज़ें मैंने लिखी है ना, यही चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे, मुझे मिल जाएगा। उसके बाद देखो एक और चीज़ है कि भाई अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ, अगर मैं P2 को ऊपर लिखना चाहूँ, P1 को नीचे लिखना चाहूँ, तो मैं इसको माइनस कर दूँगी, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने पे आगे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 1 रह जाएगा, है ना। इसी को मैं लॉग की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए वही ln x जो होता है वो 2.303 लॉग ई x के बराबर हो जाता है, तो वही कर दूंगी मैं 2.303। ठीक है, लॉग 2.303 Cp का Cp लॉग ई T2 बाय T1 माइनस R माइनस 2.303 R लॉग P2 बाय P1 के बराबर मुझे मिल जाएगा, है ना। अब देखो क्या चीज़ें करनी है आप लोगों को कि भाई ये मुझे मिल गया, नया डेल S का मान मुझे मिल चुका है ना। अब इन्हीं के बेसिस पे मैं कुछ कंडीशंस आप लोगों को बता रही हूँ, देख लो एक बार क्या किया है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करती हूँ n मोल के लिए, अगर मैं इस इक्वेशन की बात कर रही हूँ n मोल के लिए, तो वही आगे मैं n लगा दूंगी। देखो आगे मैंने n लगा दिया, n मोल के बारे में बात कर रही हूँ। तो अगर मैं समतापी प्रक्रम की बात कर रही हूँ, समदाबी प्रक्रम की बात कर रही हूँ मैं, आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस p का मान इस वाले p के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों कट जाएंगे, कट जाने के बाद ये वाली पूरी टर्म आपको क्या हो जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो बच कितना गया, ये आगे वाली टर्म बच जाएगी, n Cp ln T2 बाई T1, n Cp ln T2 बाई T1 बच जाएगी। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा डेल SP का मान मुझे मिल जाएगा। उसके बाद समायतन प्रक्रम की बात करूँ तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो हम आगे वाले इक्वेशन पे जाएंगे जो हमने पहले प्रूफ की थी, हमने यहाँ प्रूफ किया था। अगर आयतन दोनों सेम हो गए, अगर ये वाला 0 हो गया, ये पूरा दोनों सेम हो गए, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डेल एस मुझे मिल जाएगा n Cv ln T2 बाई T1 के बराबर मुझे मिल जाएगा। तो वही चीज़ की है, n Cv ln T2 बाई T1 के मुझे बराबर ये मिल जाएगी इक्वेशन, है ना। उसके बाद बात करते हैं हम समतापी प्रक्रम की बात करते हैं। थर्मल प्रोसेस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, ताप बराबर हो जाएंगे, मतलब ये वाले जो मान है ये दोनों बराबर है, मतलब ये वाली टर्म तो मुझे 0 मिल जाएगी। बच कितना गया, माइनस NR ln P2 बाई P1, तो वही मुझे मिल जाएगा माइनस NR ln P2 बाई P1 मुझे मिल जाएगा। और पहली वाली जो इक्वेशन थी हमारे पास, जैसे ये इक्वेशन थी, ये थी, तो ये वाली टर्म मुझे 0 मिल जाएगी और बच गई कितनी, NR ln V2 बाय V1 मेरे पास बच गई। तो मुझे क्या मिल जाएगा फाइनल कंक्लूजन में, ये रहा NR ln V2 बाई V1 मुझे मिल जाएगी। अब देखो समतापी प्रसार में समतापी प्रक्रम में 2 कंडीशन हो सकती है, या तो हमारे पास हो सकता है प्रसारण हो सकता है, ठीक है, या फिर मेरे पास हो सकता है संकुचन हो सकता है ना। तो अगर मेरे पास संकुचन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, संकुचन होने का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड रुको, हमें समतापी प्रसार में क्या कंडीशन मिल गई, 2 चीज़ें मिल गई समतापी प्रसार में। समतापी प्रसार या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मुझे क्या मिल गया, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मुझे डेल एस की वैल्यू क्या मिल गई है, देखना एक बार, मुझे मिल गई है NR ln V2 बाय V1 मिल गया, ठीक है ना। या फिर मुझे मिल गया बराबर माइनस NR ln P2 बाय P1 मुझे मिल गया।
ये मुझे मिल गया है किसमें, समतापी प्रसार में मुझे मिल गई है, किसकी वैल्यू मिल गई है, एंट्रोपी की वैल्यू मिल गई है। अब यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है, या तो प्रसार हो। प्रसार क्या होता है, देखो पहले गैस जो थी वो कम थी, पहले गैस का आयतन था V1, ठीक है, गैस का आयतन V1 था और कम जगह पे ज़्यादा मॉलिक्यूल है, मतलब दाब P1 था। ज़्यादा दाब होगा, अगर कम जगह पे ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो दाब ज़्यादा होगा ना, तो ये क्या है, मैं ज़्यादा लिख देती हूँ यहाँ पे कि भाई ये ज़्यादा है मेरे पास, है ना, और आयतन क्या है मेरे पास, कम है, कम है। लेकिन अगर मैंने इसका क्या कर दिया, प्रसार कर दिया, अगर मैंने इसका क्या कर दिया, एक्सपेंशन कर दिया, ये यहाँ से बढ़ जाएगा, ये यहाँ चला गया, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। जब मॉलिक्यूल दूर दूर है तो मतलब मॉलिक्यूल कम दाब लगा रहे होंगे, तो दाब क्या हो जाएगा मेरे पास, कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए। और जबकि आयतन क्या हो गया, पहले V1 था, अब नया आयतन V2 क्या हो गया मेरे पास, ज़्यादा हो गया। तो ये किसकी बात की है मैंने, ये मैंने बात की है प्रसार की। तो प्रसार की अवस्था में मुझे क्या मिलेगा, प्रसार की अवस्था में मुझे V2 का मान ज़्यादा है, V2 का मान क्या है, ज़्यादा है V1 से, ठीक है, और P1 का मान ज़्यादा है किससे, P1 का मान ज़्यादा है किससे, P2 से, ठीक है, ये कंडीशन मुझे मिल जाएगी। तो दो कंडीशन यहाँ से मुझे मिल गई, एक तो मुझे मिल गई प्रसार की कंडीशन। प्रसार में क्या हुआ है, देखो प्रसार में या एक्सपेंशन में क्या हुआ है मेरे पास, प्रसार में मुझे मिला है V2 का मान ज़्यादा मिला है V1 से, और P2 का मान कम मिला है P1 से। V2 का मान ज़्यादा है, इसका मान ज़्यादा है और इसका मान कम है, इसका मतलब डेल एस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा ऊपर है कम नीचे है, तो डेल एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, पॉजिटिव मिल जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास P2 छोटा है और ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ मान क्या मिलेगा मुझे मान ऋणात्मक मान मिलेगा, इस वाली टर्म का मान मुझे क्या मिल जाएगा, ऋणात्मक मिल जाएगा। अगर ये कम है तो ये ऋणात्मक मिल गया और ये भी ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मतलब दोनों से मुझे डेल एस का मान क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी, V2 ज़्यादा है V1 से, और इस तरीके की चीज़ें होंगी, है ना। अब हम बात करते हैं इसके संपीड़न की बात करते हैं। संपीड़न में देखो क्या हो रहा है, संपीड़न या कंप्रेशन, संपीड़न की बात करें या कंप्रेशन की बात करें, इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले जो आयतन था वो मेरे पास ये मॉलिक्यूल दूर दूर है ना, आयतन है पहले V1, ठीक है, ये क्या आयतन है, ज़्यादा आयतन है, ठीक है, दोबारा है इसका दाब है P1 जो क्या है, कम है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, इसको मैंने संपीड़ित कर दिया, इसको मैंने दबा दिया, संपीड़न कर दिया मैंने इसका, संपीड़न कर देने पे नया आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा आयतन, इस वाले आयतन से और मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। तो आयतन क्या हो गया, नया आयतन V2 क्या हो गया मेरे पास, पहले वाले आयतन से तो कम हो गया, ठीक है। और इसका जो दाब है पहले कम था, पास मॉलिक्यूल्स है, तो दाब जो है मेरे पास अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे संपीड़न में क्या मिल गया, संपीड़न में मुझे ये मिल गया कि भाई ये जो है ये V1 ज़्यादा है मेरे पास V2 से, है ना, और P1 कम है P2 से। इसका मतलब अगर V2 ज़्यादा है ना, V2 अगर ज़्यादा है, अगर V2 का मान ज़्यादा है तो ये मान मुझे क्या मिल जाएगा, ऋणात्मक मिल जाएगा। तो डेल एस मुझे क्या मिल गया, डेल एस मुझे मिल गया ऋणात्मक, ठीक है। और अगर इसमें से P2 का मान ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो मान क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला मान ऋणात्मक है, तो मुझे डेल एस का मान क्या मिल जाएगा, ऋणात्मक मिल जाएगा। समझे आप लोग। तो मतलब ये कि समतापी प्रसार में, आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रसार करने में तो एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, जबकि संपीड़न करने पर एंट्रोपी क्या हो रही है, हमारी कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है ना। तो यही चीज़ें थी आप लोगों की आज। उसके बाद देखिए आज की जो आपको पढ़ाया गया उन चीज़ों का रेफरेंस है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री B.R. पुरी शर्मा एंड M.S. पठानिया। सेकंड है द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री A.S. नेगी एंड S.C. आनंद। थर्ड है द टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री कुंदू एंड जैन। फोर्थ है द फिजिकल केमिस्ट्री हिंदी एजुकेशन की है सुरेश आमेटा, R.C. खंडेलवाल, R. आमेटा, J. वर्दिया। उसके बाद अगर आप लोगों को ज़्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में अपने करियर रिगार्डिंग, तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।